दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बाल विवाह और दहेज प्रथा के गंभीर मुद्दे पर सकारात्मक माहौल तैयार करने की दिशा में बिहार सरकार काम कर रही है। जब सरकार ने राज्यव्यापी समाज सुधार अभियान शुरू किया है, जब ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों को महिला और बाल कार्यक्रमों में सहभागिता करने का दायित्व सौंपा है, या वहीं ग्राम पंचायत के प्रधान को बाल विवाह की सूचना प्राप्त करके आगे की कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है। जब बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि बाल विवाह और दहेज प्रथा गंभीर सामाजिक बुराई है, जिसे दूर किए बिना सशक्त समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। बाल विवाह मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है। प्रत्येक बच्चे को एक पूर्ण और परिपक्व व्यक्ति के रूप में विकसित होने का अधिकार होता है, जो बाल विवाह की वजह से छत विक्षिप्त हो जाता है। मंत्री सम्राट चौधरी ने आगे कहा है कि कम उम्र में बाल विवाह से संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा के मौलिक अधिकार का भी हनन होता है। यह शादी की वजह से बहुत सारे बच्चे अनपढ़ और अकुशल रह जाते हैं, जिससे उनके सामने उनके रोजगार पाने और फिर बड़े होने पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की ज़्यादा संभावना नहीं बचती है। इसीलिए बाल विवाह को रोकने, दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर के पंचायतों और उनके प्रतिनिधियों को सरकार ने आवश्यक निर्देश दिए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अब 18 साल की आयु सीमा तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देश अनुसार 17 साल से अधिक उम्र वाले बच्चे एडवांस में ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनुपम चंद्र पांडे ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे ऐसी तकनीक वाला समाधान लाएं जिससे युवाओं को एडवांस आवेदन करने में सुविधा हो। चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार अब युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए साल के 1 जनवरी को 18 साल की आयु सीमा को पूरा करने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि 17 साल से अधिक होते ही वे अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज में एक शख्स की अजीबोगरीब हरकत से हर कोई हैरान है। जहाँ 62 साल के धर्मदेव राम पिछले 22 साल से नहीं नहाया है और अभी भी ना नहाने की जिद पर अड़ा हुआ है। इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह रही है कि शख्स के बदन से खूब बदबू आ रही है, पर वह अब तक बीमार भी नहीं पड़ा है। जहाँ धर्मदेव के ना नहाने की वजह से उनकी नौकरी चली गई। वे कोलकाता में एक जूट फैक्ट्री में काम करते थे। धर्मदेव राम ने ना नहाने के पीछे एक अनूठी प्रतिज्ञा ली है, जो काफ़ी शॉकिंग है। उनका कहना है कि जब तक महिलाओं के साथ अत्याचार, जमीन विवाद और जीव हत्या खत्म नहीं होगी, वे नहीं नहाएंगे। ये 3 मांगे पूरी होने के बाद ही वे अपने शरीर में पानी डालेंगे। लेकिन शायद धर्मदेव को ये नहीं पता है कि ये तीनों उसकी मांग कभी पूरी होने वाले नहीं है, क्योंकि ये तीनों कभी रुक ही नहीं सकते हैं। धर्मदेव पिछले 22 सालों से गांव के ब्रह्म स्थान के पास रह रहे हैं। साल 2003 में अपनी पत्नी माया देवी के देहांत होने पर भी उन्होंने स्नान नहीं किया था। जब फिर 2 बेटियों की मौत हो गई, जब फिर भी शरीर पर एक बूंद तक पानी नहीं डाला। जब ग्रामीणों का कहना है कि धर्मदेव तंत्र मंत्र करते हैं, उसी की वजह से उन्हें कोई मानसिक बीमारी हुई है, जिसकी वजह से वे ना नहाने की जिद पाल बैठे हैं। धर्मदेव का कहना है कि साल 1987 में अचानक उन्हें ऐसा लगा है कि जमीन विवाद, जीव हत्या और महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ने लगा है। तभी से ही उन्होंने फैसला किया है कि अत्याचार बंद नहीं होगा तो वे नहीं नहाएंगे। इस दौरान उनको एक गुरु के साथ 6 महीने बिताए और फिर गुरु दक्षिणा ली। धर्मदेव भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं की बातों को अपना जीवन में उतारते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में रोजगार एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना था। जब चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने जब रोजगार की बात शुरू की, तो फिर एनडीए भी इस पिच पर उतर आई थी। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों ने बिहार में रोजगार का वादा किया था, लेकिन अब 1.5 साल बाद रोजगार को लेकर के सरकार की तरफ से किया गया वादा बेअसर नजर आ रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बिहार में बेरोजगारों की तादाद पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में रोजगार मांगने वाले युवाओं की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। बेरोजगारों को लेकर के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिहार में रोजगार मांगने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष के 2 महीने में ही राज्य के 34,200
217 लोगों ने रोजगार मांगा है, जबकि अब तक राज्य के 14,32,000 से भी अधिक बेरोजगारों ने रोजगार के लिए नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। साल 2015-16 में बेरोजगारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर मिली हुई है। पहले साल में बिहार के केवल 5152 बेरोजगारों ने ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके बाद वाले साल में ऐतिहासिक रूप से बेरोजगारों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। साल 2016-17 में 6,05,380 बेरोजगारों ने पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इसके बाद 2017-18 में 1,53,702, जबकि साल 2018-19 में 1,43,854 बेरोजगारों ने पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड किया था। साल 2019-20 में 1,18,813 बेरोजगारों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है। कोरोना महामारी की वजह से साल 2020-21 में संख्या कम हुई है और केवल 66,073 बेरोजगारों ने ही पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करवाया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में अब ऑनलाइन अपराध बढ़ रहा है। अपराधी लगातार अपने मनसे पर खड़े उतर रहे हैं और भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ताज़ा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है, जहां सातिरों ने बिजली बिल के नाम पर रिटायर्ड डायरेक्टर पारस प्रसाद गुप्ता के अकाउंट से 3 लाख रुपए की निकासी कर ली। जयप्रीत ने थाने में मामला दर्ज किया है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है। जयप्रीत सिकंदरपुर न्यू एरिया कॉलोनी के रहने वाले LS कॉलेज से रिटायर शारीरिक शिक्षा निदेशक पारस प्रसाद गुप्ता है, जिनके अकाउंट से करीब 3 लाख रुपए उड़ा लिए हैं। जहां घटना के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय थाने में मामला दर्ज करा लिया है। जहां दिए गए आवेदन में पीड़ित ने बताया है कि उन्होंने मोबाइल ऐप से बिजली का बकाया बिल जमा किया था। जहां इसके बाद 20 जुलाई को उन्हें एक अननोन नंबर से मैसेज आया, जिसमें लिखा गया था कि उनका बिल बकाया है और उसे जमा नहीं किया गया, तो फिर बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। दिए गए आवेदन में पीड़िता ने बताया है कि उन्होंने मोबाइल ऐप से बिजली का बकाया बिल जमा किया था। इसके बाद 20 जुलाई को उन्हें एक अननोन नंबर से, यानी कि रॉन्ग नंबर से मैसेज आया, जिसमें लिखा गया था कि उनका बिजली बिल बकाया है और उसे जमा नहीं किया गया, तो फिर बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा, ये मैसेज आया। इसी तरीके से अपराधी ने खुद को बिजली विभाग का SDO बता करके उनके मोबाइल पर एक लिंक भेजा और कहा कि इसमें अपने बैंक अकाउंट से 10 रुपये डालिए। जैसे ही उन्होंने लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड किया तो उन्हें 3 OTP आए। उन्होंने OTP को ऐप में अपडेट कर लिया। इसके बाद जो उनके साथ हुआ उसकी उन्हें कभी भी उम्मीद नहीं थी। दरअसल पारस प्रसाद के अकाउंट से 3 बार में करीब 3 लाख रुपए उड़ा लिए गए। उन्होंने तुरंत विश्वविद्यालय थाने में जाकर के मामला दर्ज करा लिया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कहीं घटना हो जाए तो फिर आप सतर्क रहें, सावधान रहें। किसी भी अननोन नंबर पर फ़ोन ना करें, न ही किसी अननोन की लिंक पर क्लिक करें, नहीं तो फिर आपको भारी पछताना पड़ सकता है, आपकी गाड़ी कमाई आप खो सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में मानदेय पर काम करने वाले कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। जब सरकार ने मानदेय पर काम कर रहे एक खास सेक्शन के कर्मियों को तोहफा दिया है। जब बिहार सरकार की तरफ से चलाई जा रही मिड डे मील योजना से जुड़े कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति यानी कि मिड डे मील की अनुशंसा पर राज्य भर के सभी पदाधिकारियों और फिर कर्मचारियों के मूल मानदेय 6.33% बढ़ा दिए हैं। मानदेय में ये बढ़ोतरी लागू भी कर दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। इस फैसले के बाद लगभग 600 अधिकारी कर्मियों ने राहत की सांस ली है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई एवं बेरोजगारी के मुद्दे पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा और आरोप लगाया है कि इन विषयों पर सवाल करने के कारण राजा ने 57 सांसदों को गिरफ्तार कर और 23 सांसदों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि सिलेंडर 1053 रुपये का क्यों, दही अनाज पर GST क्यों, सरसों का तेल 200 रुपये क्यों। महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछने के अपराध में राजा ने 57 सांसदों को गिरफ्तार और 23 सांसदों को निलंबित किया। राहुल गांधी ने दावा किया है कि राजा को लोकतंत्र के मंदिर में सवाल से डर लगता है, पर तानाशाहों से लड़ना हमें बखूबी आता है। राहुल गांधी ने ED द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध कर रहे पार्टी सांसदों को हिरासत में लिए जाने तथा संसद के दोनों सदनों में महंगाई एवं GST पर चर्चा की मांग को लेकर के हंगामा करने वाले 20 से अधिक सांसदों के निलंबन का हवाला दिया।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 6 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। इसको लेकर के बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना पर जल्द काम शुरू करने का निर्देश दिया है। खबर के अनुसार बिहार में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए जल संसाधन विभाग की अभियंताओं की टीम तैयार में जुट गई है। इसको लेकर के बिहार के कई जिलों में बैठक किया जा रहा है। बहुत जल्द इस परियोजना को शुरू किया जाएगा। सरकारी आदेश के मुताबिक बिहार में फाल्गु, पेमार, बागमती, बेलवाधार, बूढ़ी गंडक, कोसी मेची, गंडक, छारी, दहा, घाघरा, गंडक, माही गंगा और त्रिशूला बलान नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। जिन जिलों में काम शुरू होगा, नदियों को आपस में जोड़े जाने का काम नालंदा, दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, गया, मधुबनी, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, कटिहार, किशनगंज और अररिया जिले में शुरू किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रावणी मेला के कारण ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सहरसा से भागलपुर तक मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह खबर के अनुसार आज यानी कि 29 जुलाई से 12 अगस्त तक मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इस ट्रेन में 2 SLRD 18 सामान्य कोच सहित कुल 20 डब्बे रहेंगे। ये ट्रेन कई छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए चलेगी। आप IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, नालंदा समेत सभी जिलों में मंकी पॉक्स को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। जहां साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार बिहार के पटना और नालंदा जिले में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीजों की पहचान के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है तथा इस संक्रमण से निपटने के लिए विभाग के अधिकारियों ने कई तरह की तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दूं कि पटना के IGIMS में मंकी पॉक्स के संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर कोई व्यक्ति इस संक्रमण से ग्रसित पाया जाता है तो फिर उसे IGIMS के आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर और रक्सौल से हवाई सेवा शुरू करने को लेकर के काफ़ी लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार सिर्फ आम जनता को बहला रही है तथा इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के नीतीश सरकार ने मुजफ्फरपुर और रक्सौल से हवाई सेवा शुरू करने को लेकर के अभी तक कोई पहल नहीं की है। इससे मुजफ्फरपुर और रक्सौल से हवाई सेवा शुरू करने को लेकर के बड़ा झटका लगा है। आपको बता दूं कि इसकी जानकारी केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी है। उन्होंने संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि नीतीश सरकार की ओर से इन दोनों हवाई अड्डों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया की पहल नहीं की गई है और न ही सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव भी आया है। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत मुजफ्फरपुर और रक्सौल हवाई अड्डे को अस्वीकृत हवाई अड्डे की सूची में शामिल किया गया है, लेकिन अभी तक किसी कंपनियों ने उन हवाई पट्टियों से उड़ान संचालित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी समेत 19 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है तथा लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, पूर्णिया, वैशाली, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा में भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने 31 जुलाई तक पटना समेत बिहार के इन सभी जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के कुछ स्थानों पर आसमानी बिजली गिर सकती है, वहीं कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पटना सहित बिहार के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और नमी को लेकर के पूर्वा और दक्षिणी पूर्वा हवाओं का संचार हो रहा है। इससे बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश होगी, साथ ही साथ तापमान में भी गिरावट आएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले गरीब वर्ग के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, नालंदा, भागलपुर समेत सभी जिलों में गरीबों के लिए 10 लाख घर बनाए जाएंगे। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के सख्त निर्देश के बाद 15 अगस्त तक PM आवासीय योजना के तहत बिहार की अलग अलग जिलों में 10 लाख से ज़्यादा घरों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भी सभी जिलों में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। आपको बता दूं कि साल 2016-17 से लेकर के अब
तक बिहार में गरीबों के लिए 36,67,000 आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है, लेकिन इनमें अभी तक 26,50,000 आवास का निर्माण किया गया है। बहुत जल्द बाकी बचे हुए घरों का निर्माण कर लिया जाएगा। दरअसल पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए गरीब वर्ग के लोगों को पैसा दिया जाता है। जब पहली किस्त का पैसा आवास निर्माण की स्वीकृति मिलने के तुरंत बाद मिलता है, जबकि दूसरी किस्त घर का नींव रखने के बाद और तीसरी छत, खिड़की और दरवाजे लगने पर मिलता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में रहने वाले वैसे युवा जिन्होंने सिविल सेवा की प्राइमरी परीक्षा पास कर ली है, उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह खबर के अनुसार इस योजना का लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दिया जाएगा। इसके लिए आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अगस्त 2022 तक निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2022 का आवेदन ऑनलाइन के द्वारा शुरू किया गया है। इसके लिए सरकार के द्वारा संबंधित वेबसाइट पर अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन के लिए दस्तावेज के बारे में बात करें तो आधार कार्ड, यूपीएससी का एडमिट कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासबुक या फिर चेक, मोबाइल नंबर आदि। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नवादा में नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नवादा में मैट्रिक पास युवाओं को नौकरी देने के लिए 29 जुलाई को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा, यानी कि आज। खबर के अनुसार जिला नियोजनालय की ओर से 29 यानी कि आज 29 जुलाई को सरकारी ITI स्थित संयुक्त श्रम भवन में रोजगार मेला का आयोजन होगा। मैट्रिक, इंटर और ITI पास युवा इस रोजगार मेला में उपस्थित होकर के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में उपस्थित होने के लिए NCS पोर्टल पर अपना निबंधन करा लें। तो बात करते हैं कि कितनों पदों पर भर्ती होगी। तो इसी रोजगार मेला में संस्था, कॉरपोरेशन एवं मैन पावर सॉल्यूशन हिमाचल प्रदेश की कंपनी 680 युवाओं को नौकरी देगी। अब इसमें अगर वेतन के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि 12 घंटे काम करने के लिए 15,000 रुपये, 8 घंटे करने के लिए 10,500 रुपये मिलेंगे। उम्मीदवार की आयु सीमा के बारे में बात करें तो इस रोजगार मेला में उपस्थित होने के लिए युवाओं की आयु सीमा 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें आवेदन के लिए दस्तावेज के बारे में बात करें तो अगर आप इस रोजगार मेला में आना चाहते हैं तो फिर आप अपने साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार की छाया प्रति, रंगीन फोटो और बायोडाटा के साथ आ सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर और बांका में बालू का अवैध खनन तेजी के साथ हो रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक भागलपुर और बांका में अवैध खनन को लेकर के मुख्यालय सख्त है। साथ ही साथ अवैध खनन को रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। खबर के अनुसार भागलपुर और बांका पुलिस की ओर से आंकड़े तैयार करके पुलिस मुख्यालय भेज दिए गए हैं। आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2021 से लेकर के 30 जून 2022 तक यानी कि 1.5 सालों में गिरफ्तारी, बरामदगी, जब्त गाड़ियां और चार्जशीट और फिर अनुसंधानधीन कांडों को लेकर की गई कार्रवाई के आंकड़े भेजे गए हैं। 1 जनवरी 2021 से लेकर के 30 जून 2022 तक के समय में बालू में के अवैध खनन को लेकर के कुल 483 केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही साथ 12 से 14 बालू माफियाओं की गिरफ्तारी की गई है, जबकि 195 कांडों में चार्जशीट दायर की गई है और 278 कांड अभी अनुसंधान के अंतर्गत है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मंकी पॉक्स का दहशत बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। बिहार में संदिग्ध मरीजों की पहचान के बाद स्वास्थ्य महकमे में हरकंप मचा हुआ है। अब इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अगर किसी को मंकी पॉक्स हो गया है तो दूसरे तक संक्रमण ना फैले। यह घटना के IJIMS में मंकी पॉक्स के संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अगर मंकी पॉक्स का एक भी मरीज मिलता है तो फिर उसे महामारी का प्रसार माना जाएगा या दूसरे लोगों तक संक्रमण ना फैले, इसीलिए मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में मंकी पॉक्स ने दहशत फैलाना शुरू कर दिया है। पटना के बाद नालंदा के राजगीर में भी मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला था। खबर फैलते ही राज्य भर में हरकंप मच गया। यह चिंता की बात यह भी है कि क्योंकि बिहार में फिलहाल इसके जाँच की कोई सुविधा मौजूद नहीं है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने उनका सैंपल लेकर के पुणे भेज दिया है, जहाँ उसकी जाँच की जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार में मंकी पॉक्स का खतरा अब बढ़ने लगा है, तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों क्या आपने कभी सुना है कि कोई रास्ते में चलते चलते लखपति बन गया हो? अगर नहीं तो फिर ये वाकया आपको यकीन दिला देगा। दरअसल मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में यही घटना घटी है। यहाँ एक गरीब आदिवासी महिला जंगल में लकड़ी लेने गई थी और उसे कच्चे रास्ते में बेशकीमती 4 कैरेट
39 सेंट का हीरा मिल गया। महिला ने उसे हीरा कार्यालय में पहुंच करके जमा करवा दिया। इस हीरे की अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। महिला ने बताया है कि हीरा मिलने के बाद उसे उसकी पहचान नहीं हुई तो फिर वह हीरा कार्यालय पहुंची। रातों रात लखपति बनी महिला अब ये रकम बच्चों की शादी और फिर घर बनवाने में खर्च करेगी। जानकारी के मुताबिक पन्ना नगर के वार्ड नंबर 27 पुरुषोत्तम की रहने वाली गेंदाबाई बुधवार को जेल के पीछे जंगल से लकड़ी लेने के लिए गई थी। इस बीच उसे जमीन पर एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। जब महिला ने उस पत्थर को उठाया और घर ले आई, जहाँ उसने ये पत्थर पति को भी दिखाया। जब पति पत्नी पत्थर को बड़ी देर तक देखते रहे, ताड़ते रहे, लेकिन उसकी पहचान नहीं कर सके। जी हाँ, उसके बाद आपस में थोड़ी देर चर्चा करके दोनों हीरा कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने यहाँ हीरे को हीरा पारखी अनुपम सिंह को दिखाया। तब सिंह ने उन्हें बताया है कि ये चमकीला पत्थर नहीं बल्कि बेशकीमती हीरा है। हीरा पारखी अनुपम सिंह ने हीरे की पूरी तरीके से जांच की तो फिर पता चला है कि उसका वजन 4 कैरेट 39 सेंट है। हीरे की अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख बताई जा रही है। महिला ने इस हीरे को कार्यालय में जमा करवा दिया है। अब ये हीरा आगामी नीलामी में रखा जाएगा। जहाँ हीरे पाने के बाद गरीब आदिवासी महिला ने बताया है कि उसकी किस्मत बदल गई है। उसे यकीन नहीं हो रहा है। जहाँ वह जंगल की लकड़ी बेच करके और फिर मजदूरी करके घर का खर्च चलाया करती थी। जहाँ उसके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। जहाँ महिला ने कहा है कि अब वह इस रकम का उपयोग बच्चों की शादी और फिर घर बनवाने में करेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के लोगों को शराब पीने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि 2 पैक दवा की तरह काम करता है, आप भी करिए, आप भी पीजिए। ये जीतन राम मांझी ने सलाह दी थी शराब पीने के लिए। जहां उनके इस बयान के बाद अब पूरे बिहार में बवाल हो गया था। लोग उन पर सवाल खड़ा कर रहे थे। वहीं अब बिहार सरकार के ही मंत्री जमा खान ने उन्हें जवाब देते हुए लोगों को दूध पीने की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा है कि शराब को लेकर के कौन क्या कह रहा है मैं नहीं जानता। आपको बता दूं कि कैमूर में बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान पहुंचे थे। तभी उन्होंने कहा था कि जीतन राम मांझी जी हमारे गार्जियन हैं, वे जो कहेंगे उनकी अपनी सोच है, लेकिन हम कहेंगे कि शराब नहीं पीना चाहिए। शराब से सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है और कुछ नहीं। या शराब की जगह आधा गिलास दूध पी लीजिए, लेकिन शराब बिल्कुल भी न पीजिए। शराब बंद होने से बिहार को काफ़ी फायदा पहुंचा है। जहाँ लड़ाई झगड़े एक्सीडेंट बंद हो गए हैं। जब भी हम लोग आते जाते थे तो फिर 4-5 लोग झगड़ा करते हुए मिल जाया करते थे। हम लोग खड़े होकर के चुराते थे, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। सबसे अपील है कि शराब की जगह दूध पियो। शराब को लेकर के कौन क्या कह रहा है ये मैं नहीं जानता। मेरा सबसे अपील है कि शराब नहीं पीना चाहिए बल्कि दूध पीना चाहिए। आप जितना का शराब पीते हैं उससे बहुत कम रेट में उससे ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला दूध आपको मिल जाएगा। आप दूध पीजिए। साथ ही आपको बता दूं कि जमा खान के इस बयान के बाद बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार इस कानून पर सवाल होते रहे हैं। जहाँ कई लोग इसे सही तो कई लोग इसे गलत बताते हैं। जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने शराब को लेकर के बयान दिया उससे तो साफ था कि वह भी शराबबंदी कानून से खुश नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा बयान दिया था, लेकिन मंत्री जमा खान ने लोगों को शराब छोड़ करके दूध पीने की सलाह दी। दोस्तों, इस वक्त फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां पीएफआई संरक्षक अतहर परवेज के पटना में स्थित घर पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। जहां एनआईए की टीम अतहर परवेज के पूरे घर में तलाशी कर रही है। आपको बता दें कि इस मामले में पटना पुलिस अतहर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल वे जेल में बंद है। दरअसल फुलवारी शरीफ टेरर मामले को लेकर के गुरुवार को एनआईए की टीम पूरी एक्शन में दिख रही है। एनआईए की टीम ने पटना के साथ साथ दरभंगा, मोतिहारी, नालंदा में भी आरोपियों के घर पर छापेमारी की है। वहीं किशनगंज और अररिया से भी रेड की खबर आ रही है। वहीं इससे पहले पटना टेरर मॉड्यूल मामले के आरोपी नुरुद्दीन जंगी के दरभंगा में स्थित घर पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की थी। दरअसल गुरुवार को पटना टेरर मामले में नामजद गिरफ्तार आरोपी नुरुद्दीन जंगी के घर पर उर्दू बाजार में एनआईए की 6 सदस्यीय टीम तलाशी करने पहुंची थी। एनआईए की टीम परिवार वालों से भी पूछताछ की। वहीं घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। एनआईए की टीम करीब 1 घंटे से नुरुद्दीन जंगी के घर में मौजूद थी। मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा में 2 एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। इसके अलावा मोतिहारी, किशनगंज और अररिया में भी एनआईए की टीम छापेमारी की है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। छात्रों को निर्देश दिया गया है कि शिक्षण संस्थानों के प्रधान के माध्यम से अथवा स्वयं इन्हें डाउनलोड करके इनकी जांच कर लें। आप ये भी देखें कि डमी कार्ड में कोई गलती तो नहीं है। यदि किसी छात्र या फिर छात्रा के डमी कार्ड में
किसी तरीके की गलती है तो फिर शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से 4 अगस्त 2022 तक इसमें ऑनलाइन सुधार करा लें। डमी कार्ड में अंतिम नाम, माता पिता के नाम में स्पेलिंग, फोटो, जन्मतिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय आदि से संबंधित गलतियों में सुधार कराया जा सकता है। इसमें से एक प्रति साक्ष्य के रूप में शिक्षण संस्थान के प्रधान का हस्ताक्षर, मुहर और तिथि प्राप्त करके उनके पास सुरक्षित रख ले। दूसरी प्रति शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास रहेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि राजधानी पटना के सबसे व्यस्त इलाके राजा बाजार में स्थित एक एटीएम से लाखों की रकम निकाली गई है। राजा बाजार के पिलर नंबर 26 के पास आईडीबीआई का एटीएम है। यह शातिरों ने इस एटीएम से 2.5 लाख से ज़्यादा की रकम निकाली है। यह मामला बुधवार का है। एटीएम से पैसे निकाले जाने की खबर मिलने के बाद हरकत मच गया है। मामला शास्त्रीनगर थाने पहुंचा तो फिर पुलिस ने छानबीन शुरू की। केस दर्ज करने के बाद पुलिस की रडार पर पैसे डालने वाली एजेंसी के 2 स्टाफ आ गए। जब बीते 25 जुलाई को इस एटीएम में 15 लाख रुपए डाले गए थे। जब 27 जुलाई को दोपहर 2 बजे इसी एटीएम से 2,59,000 रुपए निकाले गए। रुपए निकाले जाने की सूचना आईडीबीआई बैंक के मुंबई में स्थित हेड ब्रांच के शास्त्रीनगर थाने को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिर तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने 25 जुलाई को इस एटीएम से पैसे डालने वाली एजेंसी के 2 स्टाफ को हिरासत में लिया है, जहां इनका नाम आदर्श और राम कुमार है। इन दोनों में से एक पुलिस वाले का बेटा है। शास्त्रीनगर थाना अध्यक्ष राम शंकर सिंह के मुताबिक एटीएम से 2,59,000 रुपए की निकासी हुई है। 2 स्टाफ को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार ने जहां एक और सभी मंदिर मठों को बिहार धार्मिक न्याय परिषद से निबंधन अनिवार्य कराने का निर्देश दिया है, वहीं मंदिरों की घेराबंदी को लेकर भी तेजी की जा रही है। जब बिहार सरकार ने कब्रिस्तानों की तर्ज पर अतिक्रमण टकराव से बचने के लिए उन सभी पंजीकृत मंदिरों का सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में बक्सर स्थित बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के नजदीक में स्थित रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की मांग की है। दोस्तों, बात करते हैं कि तेल कंपनियों ने आज बिहार के लोगों को काफ़ी राहत दी है। बिहार के अधिकतर जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम की अगर बात करें तो फिर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जब पटना, भागलपुर, पूर्णिया, मोतिहारी, मुंगेर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी समेत अधिकतर जिलों में तेल के दाम स्थिर है। हालांकि मुजफ्फरपुर, गया समेत कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल के भाव में हल्की गिरावट देखने को मिली है। जहाँ वहीं कुछ जिलों में तेल की रेट में बढ़ोतरी हुई है। वहीं गया में लोगों को तेल कंपनियों ने राहत दी है। यहाँ पेट्रोल 21 पैसे, डीजल 20 पैसे प्रति लीटर की दर से सस्ता हो गया है। या तेल के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल के रेट 4 पैसे, डीजल के 3 पैसे प्रति लीटर घट गए हैं। आरा, औरंगाबाद, गोपालगंज, भभुआ, छपरा, सिवान, बेतिया में भी आज तेल के दाम में हल्की गिरावट देखने को मिली है। वहीं सासाराम, नवादा, बिहार शरीफ, मधेपुरा, बक्सर में पेट्रोल डीजल के दाम में हल्की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दिल्ली में बिहार इन्वेस्टर मीट में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार में निवेश करने की अपील की है। इसके लिए वे लगातार देश के अलग अलग शहरों में जाकर के निवेश करने की अपील कर रहे हैं, जिससे कि बिहार में नए नए रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। जब बिहार में निवेश की संभावनाओं को निवेशकों के साथ शेयर करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया। देश की राजधानी दिल्ली में हुए इन्वेस्टर्स मीट में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने निवेशकों से बांग्लादेश के बजाय बिहार में निवेश करने की अपील की है। उन्होंने बिहार टेक्सटाइल पॉलिसी की खूबियां बताते हुए कहा कि बिहार में औद्योगिक निवेश करने से देश का भला होगा। इसके साथ बिहार भी अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। टेक्सटाइल गारंटेड्स की बड़ी कंपनियां, एक्सपोर्टर बिहार इन्वेस्टर मीट में शामिल हुए। उन्होंने ये भी कहा है कि निवेश के लिए बिहार सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है। निवेशकों को सरकार से जो भी संसाधन, उपायुक्त, आधारभूत संरचना या फिर नीतिगत स्तर पर मदद चाहिए वो जरूर मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की मूवी आई थी स्पेशल 26। इस मूवी में अक्षय कुमार अपने सहयोगी अनुपम खेर और अन्य के साथ मिलकर के एक फर्जी सीबीआई टीम बनाई थी। सीबीआई की ये फर्जी टीम कैसे लोगों को चुना लगाती है, इसकी कहानी स्पेशल 26 में दिखाई दी गई थी। लेकिन बिहार में फिल्मी कहानी को फर्जी सीआईडी गिरोह ने सच कर दिखाया है। मामला बिहार के मधुबनी जिला से जुड़ा हुआ है। यहाँ अंधरामत थाना इलाके से एक फर्जी सीआईडी अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार
गिरफ्तार किया है। इस सातिर ने अपनी पूरी सीआईडी टीम बना डाली थी। पुलिस ने सीआईडी अधिकारी बनकर के ठगी करने वाले गिरोह के कुल 6 पुरुषों और 1 महिला सदस्य को गिरफ्तार किया है। स्थानीय थाने के मुताबिक फर्जी सीआईडी अधिकारी बनकर के लोगों को ये लोग चूना लगा रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में 29 साल के जितेंद्र कुमार साफी, 19 साल के अरुण कुमार साफी, पंकज कुमार दास और पुनीत कुमारी शामिल है। ये सभी ललमनिया ओपी इलाके के रहने वाले हैं। इन सभी के अलावा रोमांशु कुमार रंजन, देवेंद्र प्रसाद यादव और संतोष कुमार यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है फर्जी सीआईडी बनने के आरोप में। ये सभी फर्जी सीआईडी टीम के सदस्य भी थे। अंधरामट्टी थाने की पुलिस के मुताबिक फर्जी सीआईडी अधिकारी बनकर के ये लोग ठगी को अंजाम दे रहे थे। जहां इस गिरोह के पास से 1 कार, 1 मोटरसाइकिल और आईडी कार्ड मिले हैं। यह केस दर्ज करके सभी को जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बिल्कुल भी फिल्मी स्टाइल में रौब दिखाते हुए ठगी को अंजाम देने की तकनीक अपनाई थी, लेकिन पुलिस के पास जब इस फर्जी सीआईडी टीम को लेकर के जानकारी मिली तो फिर इन सब पर नकेल कस ली गई। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में एक तरफ अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, जिससे बच पाना लोगों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। लेकिन वैसे लोगों का क्या किया जाए जो घर में बैठे अपने ही लोगों को शिकार बना रहे हैं। यह घटना बिहार के नवादा जिले की है, जहां दहेज लोभियों ने एक विवाहिता की गला दबा करके हत्या कर दी गई। मामला धमोल ओपी क्षेत्र के बिजू दिगा गाँव का है। घटना के बाद मृतका के मायके वालों में कोहराम मचा हुआ है। मृतका के परिवार वालों ने बेटी के ससुर पर गला दबा करके हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस सबको अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक के पिता कादिरगंज ओपी क्षेत्र के घोषतावा के रहने वाले उमेश प्रसाद ने बताया है कि 3 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी अंजलि कुमार की शादी बिजू बीघा के रहने वाले राजू महतो के बेटे सुभाष कुमार के साथ की थी। शादी में उन्होंने अपनी बेटी को दहेज भी दिया था। शादी के कुछ दिन बाद तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद महिला के ससुर वाले 2 लाख रुपए की मांग करने लगे। पैसे नहीं मिलने पर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। अंत में ससुर ने ही अपनी बहू की गला दबा करके जान ले ली। दोस्तों, बात करते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैक्सों की भूमिका बढ़ेगी। इस उद्देश्य से बिहार के सभी 8,463 पैक्सों में कंप्यूटराइजेशन परियोजना जल्द लागू होगी। इससे सहकारी क्षेत्र के प्राथमिक कृषि साख समिति यानी कि पैक्स को डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस संबंध में सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स कंप्यूटराइजेशन परियोजना की शुरुआत करते हुए 70% राशि केंद्रांश के रूप में आवंटित की है और सहमति भी दे दी है। बिहार सरकार को राज्यांश के रूप में 30% राशि खर्च करनी होगी, जहां अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 तक सभी पैक्सों को कंप्यूटराइजेशन योजना के अधीन लाने का लक्ष्य है। निष्क्रिय पैक्सों को भी सक्रिय बनाया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि जुलाई महीने के अंतिम 4 दिन में बिहार में बीजेपी के नाम होंगे। जी हाँ, आज से बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मेगा मिशन शुरू हो रहा है। बीजेपी के अभियान की शुरुआत प्रवास कार्यक्रम के जरिए होने जा रही है। आज से बिहार के 243 में से 200 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और फिर नेता कैंप करेंगे। यह देश भर से आए प्रतिनिधियों के साथ साथ स्थानीय नेताओं का प्रवास कार्यक्रम बनाया गया है। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र में दिन रात बिताने के लिए नेताओं को टास्क दिया गया है। ये अभियान कल से शुरू है जो आज तक चलेगा, यानी कि 2 दिन। इसके बाद 30 यानी कि कल और परसों 30 और 31 जुलाई को पटना में बीजेपी का महाजुटान देखने को मिलेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर 30 जुलाई को यानी कि कल पटना आ रहे हैं। जेपी नड्डा 30 जुलाई को और फिर 31 जुलाई को पटना में रहेंगे और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी 7 मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठकें आयोजित होगी। जब पटना के ज्ञान भवन में इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है। एक तरफ अलग अलग मोर्चे के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित होंगे तो ही दूसरी तरफ 31 जुलाई को यानी कि परसों मोर्चे की संयुक्त बैठक भी बुलाई गई है। बीजेपी पहली बार अपने सभी मोर्चे की संयुक्त बैठक आयोजित कर रही है। इसके लिए बिहार की धरती को चुना गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून समेत अन्य मामलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार में अपना हिंदू कार्ड मजबूत करने के कवायद में जुटी हुई है। बीजेपी ने कभी सीमांचल के मसले को उठा करके हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास किया तो कभी जनसंख्या संतुलन के बहाने। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के इस प्लान को उनकी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू नहीं समझ रही है। यही वजह है कि अब सीएम नीतीश कुमार ने खुद बीजेपी को हिंदुत्व कार्ड के जरिए एक तरफा बढ़त लेने से रोकने की पहल की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब
अल्पसंख्यकों के साथ साथ बिहार में हिंदुओं को भी लुभाने का प्लान फिर से एक्टिव कर दिया है। इसके लिए सरकारी योजनाओं के जरिए हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए नीतीश सरकार की एक पुरानी योजना रही है और वो है कब्रिस्तान की घेराबंदी। कब्रिस्तान की घेराबंदी करा करके नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के बीच खूब वाहवाही भी बटोरी थी। ये अलग बात है कि आरजेडी के मुकाबले जेडीयू को अल्पसंख्यकों की ने तमाम योजनाओं के बावजूद भी ज़्यादा तरजीह नहीं दी, लेकिन नीतीश अल्पसंख्यक उसे एक तरफा झुकाव दिखाते रहे हैं। जहाँ अब नीतीश कुमार ने इसी तर्ज पर मंदिरों की घेराबंदी करने के काम में तेजी लाने का फैसला किया है। बिहार के सभी मंदिरों की घेराबंदी कराने के लिए नीतीश सरकार ने योजना पहले से बना रखी है, लेकिन अब इसमें एक बार फिर से तेजी लाने का काम किया जा रहा है। जब पिछले दिनों ही सीएम नीतीश कुमार ने इसका संकेत दिया था, जब बक्सर में स्थित बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर से जुड़ी विकास योजनाओं का शुभारंभ करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि साल 2016 में ही बिहार मंदिर 4 दीवारी निर्माण योजना के तहत 60 साल से ज़्यादा पुराने ऐसे मंदिर जो धार्मिक न्याय परिषद से जुड़े हुए हैं, उनकी 4 दीवारी के निर्माण का काम शुरू किया गया था। बिहार में अब तक लगभग 295 मंदिरों की 4 दीवारी के निर्माण का काम पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री के स्तर पर मंदिर की 4 दीवारी के निर्माण योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। इस योजना में एक बार फिर से तेजी लाए जाने के पीछे का राजनीतिक मकसद समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सरकार ने बिहार के 38 जिलों में से 26 जिलों में 355 मंदिरों की पहचान की है, जिनकी घेराबंदी कराई जाएगी। बिहार में कुल 4321 एकड़ भूमि के साथ 2512 निबंधन के बगैर मंदिर और मठ है, जिनका अब पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा और इनकी 4 दीवारी भी बनेगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।